Are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our textbook in English for class 8 Honeydew. जो पोयम है आपकी आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं द स्कूल बॉय। आप लोग पेज नंबर 84 ओपन करिए। 84 में पोयम है द स्कूल बॉय। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोयम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। एक जो स्कूल बॉय है इस पोयम में वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मतलब जो इस पोयम में जो बच्चा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या दुखी क्या बनाता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, वह क्यों अपना जो कंपेयर है, अपनी लाइफ का जो कंपेयर है वो एक बर्ड से करना चाहता है जो कि एक पिंजरे में रहती है। उस बर्ड से वह अपनी कंपेयर क्यों करता है। और प्लांट से क्यों करता है। डैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, चलिए जब उन्हें खुलना चाहिए तो वह ऐसे प्लांट्स और पिंजरे इन सब से अपनी तुलना क्यों कर रहा है, खुद की तुलना क्यों कर रहा है। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। इस पोयम में इसके राइटर हैं विलियम ब्लैक। तो इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। आई लाइक टू राइज इन अ समर मॉर्न, मुझे समर मॉर्निंग बहुत ही पसंद है, मतलब मुझे जो सुबह होती है, सुबह का समय बहुत ही प्यारा लगता है। When the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! When the bird sings on every tree, जब चिड़िया जो सुबह के समय में देखा ना आपने बर्ड्स वगैरह सिंगिंग करती हैं, तो ऐसे ही जब बर्ड सिंग करती है हर पेड़ पर, और जो डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स इन हॉर्न, जैसे चिड़िया जब गाना गाती है तो अपना शिकारी की तरह हॉर्न बजाती है, उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो उसको हवा के साथ हिलाती डुलाती है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, स्काईलार्क यहाँ पे एक बर्ड है, तो बर्ड्स जब गाना गाती है मेरे साथ, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो वह मेरी और उसकी कंपनी बहुत ही प्यारी होती है, बहुत स्वीट होती है। यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि मॉर्निंग का समय उन्हें बहुत ही प्यारा लगता है, उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। देखिए विलियम ब्लैक की जो जितनी पोएम्स होती हैं वो नेचर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे जो पोयम दी है ये भी नेचर से रिलेटेड ही है, इसमें नेचर के बारे में ही बताया है। इसको जो पोयम बताई गई है ये बॉय की, वो उसमें भी यही बताया गया है कि मॉर्निंग का टाइम है। नेचर में क्या क्या होता है, मॉर्निंग है ना, प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, रिवर्स, ये जो नेचर में हमारे सामने होते हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं शो होती रहती है विलियम ब्लैक के पोयम में। तो यहाँ पे भी देखिए मॉर्निंग का टाइम बताया है। मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, बर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, विंड को एक्सप्लेन किया गया है ना। और तो यहाँ पे सुबह का समय ऑथर को बहुत ही पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूल आइट आउट वार्म, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन सिंगिंग एंड डिसमे। लेकिन अब जो पॉइंट है वो बताते हैं उनकी खुश, मतलब वो थोड़े से दुखी होते हुए बताते हैं कि उन्हें स्कूल सुबह मॉर्निंग में स्कूल बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है, क्योंकि ओ इट्स ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, क्योंकि ये जो उनकी जो खुशियाँ हैं है ना, वो जितने खुश होते हैं वो ये स्कूल पर जाना उन्हें ख़त्म कर देता है। अंडर कूल आई आउट वॉन द लिटिल वन स्पेंड द डे, और वहाँ के जो स्कूल्स के जो टीचर्स वगैरह हैं है ना, वो क्या करते हैं, उनको कूल आइज से देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिक हैं, और उनका जो पूरा दिन उसके लिए स्कूल में बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन शाइनिंग एंड दिस में, और यह जो बताता है कि बच्चा बता रहा है कि मुझे जो इस पूरा दिन होता है स्कूल में बिताए रखना वो बहुत ही बोरिंग लग रहा है। बहुत मैं वहाँ पे स्कूल में बहुत ज़्यादा टीचर्स की कूल, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मुझे कूल नज़र से देखते हैं, तो मैं वहाँ पे पूरे दिन जो रहता हूँ उस बंद कमरे में, तो वो मेरे लिए बहुत ही बोरिंग होता है।
आगे देखिए, देन एट टाइम्स आई drooping sit and spend many an excess hours, nor in my book can I take delight, nor sit in learning, woe, worn through with the dreary sour. अब बताते हैं कि उसके बाद जो टाइम्स होता है, आई ड्रूपिंग सिट, तो मेरा ऐसा टाइम होता है जैसे मैं बिल्कुल गिरने वाला ही हूँ। मतलब मैं अपनी जो सपनों की दुनिया है, मेरे को खुशी वाली दुनिया है, उन सब से क्या हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। मतलब उनको छोड़ना पड़ता है मुझे और बंद कमरे में बोर होना पड़ता है। और मैं अपना जो बैठे बैठे वहाँ पे स्कूल में बैठे एक बंद कमरे में बैठे हुए मैं अपने फेस पे हाथ रखता हूँ। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं ना, बोर होते हैं तो दोनों हाथ ऐसे रख के बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब क्या है कि बहुत बोर हो चुका हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सेस आवर्स, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो घंटे निकालना। नॉ इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और मेरी जो बुक्स हैं वो भी, उनमें भी मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। मेरे को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लगती है, मुझे वो बहुत बोरिंग लगते हैं। नॉ सिट इन लर्निंग पावर, और मुझे जो मैं सीखता हूँ वो भी मैं नहीं सीख पाता हूँ, वो भी मुझे बहुत परेशान करने वाली होती है, मेरी इस लर्निंग भी ख़राब होती है। ठीक है, वॉन्ट टू विद द ड्रेरी शावर। अब देखिए ड्रेरी मतलब कि जो मेरी सपनों की दुनिया थी, जो बाहर नेचर में जाना, वहाँ पे ऐसा कोई उस बंद रूम के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जैसे गार्डन वगैरह हो तो मैं उन नेचर को देख सकूँ। यहाँ जो पॉइंट है वो नेचर से बहुत ज़्यादा लव करता है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है नेचर को, और उस बंद कमरे में उसे कहीं पे गार्डन या पेड़ या वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। तो वो कहता है कि मुझे जो ये सपनों की दुनिया है ना वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? अब वो कहता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, कि जो ये बर्ड है वो कैसे अपनी जॉय को बॉर्न करती है, लेकिन सिट इन अ केज, एक केज मतलब अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो उसको अपना जॉय जैसे भूल जाती है। अपना पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो बिल्कुल उड़ नहीं पाती है ना, और मस्ती में वो उड़ नहीं पाती है, जॉय नहीं कर पाती है। उसी प्रकार इस समय इस बच्चे की भी हालत है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग। अब वो कहता है कि मुझे इससे क्या हो रहा है, एक बंद कमरे की वजह से मुझे डर से, मतलब कि एक बच्चा इतने जैसे टीचर्स वगैरह ऐसे घूरते हैं और इस तरीके से पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो जैसे बर्ड भी होती है वो डर जाती है, वैसे ही एक बच्चा भी कैसे रह सकता है। मतलब वो चिड़चिड़ापन उसको महसूस होने लगता है और वह डर से पढ़ भी नहीं पाता है। इस चिड़चिड़ेपन की वजह से बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है। और अगर यदि उसके क्या हो, वो अब यहाँ पे वो सोचा कि मेरा जो छोटा सा बच्चा है उसे कमरे में बंद कर दिया है। बच्चा, अगर बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए इस कमरे से, इस बंद कमरे से, तो वह बाहर रहेगा। जैसे चिड़िया खुल के उड़ती है वैसे ही वो बाहर की दुनिया में उड़ेगा। और अगर बंद कमरे में रहेगा तो बच्चा उड़ेगा नहीं, तो सीखेगा कैसे। तो इस जो यूथफुल स्प्रिंग मतलब कि छोटा सा बच्चा जिसे कमरे में बंद कर दिया गया, अगर उसे इस स्प्रिंग सीजन में कैद रखा जाएगा तो वह उड़ना भूल जाएगा, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, बाहरी दुनिया का कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अब देखिए इसके बाद बताया, ओ फादर एंड मदर ए बर्ड्स आर नेप्ड एंड ब्लॉसम अवे and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and careless dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? अब वो अपने फादर और मम्मी के लिए कहता है, ओ फादर और मदर, यदि जो बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फ्लावर से पहले जो बीज होता है ना, जिससे फूटता है तो वो खिल के, मतलब फ्लावर की तरह एक बीज होता है जो खिलता है। अगर वो बर्ड्स जो है वो खिल ही नहीं पाएगा तो फूल कैसे खिलेगा। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और फिर वो प्लांट कैसे निकलेगा। और देयर जॉय इज़ द स्प्रिंगिंग डे, वो अगर
खिलेगा, अगर खिल नहीं पाएगा तो मतलब बीज ही नहीं खिल पाएगा तो प्लांट कैसे खिलेगा, फ्लावर कैसे खिलेगा। और खिलेगा नहीं तो स्प्रिंग जो प्लांट्स हैं वो भी बेकार है, उनकी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको खिलने के लिए स्प्रिंग सीजन में उसको भी खिलना पड़ता, उसकी जॉय के लिए उसे खिलना पड़ता। तो क्या है वो बता रहा है कि यहाँ पे भी बच्चे अपनी बता रहा है कि मुझे भी इस समर सीजन में अराइज होने दो, और मेरी जो जॉय है, मेरी जो खुशियाँ हैं वो इस बंद कमरे में मत रखो, मुझे भी उड़ने दो और समर फ्रूट की तरह मुझे भी बनने दो। मतलब कि जैसे एक फ्लावर जो होता है, बर्ड होता है, वो जब खिलता है तो फूल बनता है, फूल से ही फ्लावर बनता है ना। तो ऐसे ही मुझे भी खुले आसमान में उड़ने दो और मुझे एक फ्रूट, अच्छा समर फ्रूट बनने दो। तो यहाँ पे इस तरीके से पोएम ख़त्म होती है। विलियम ब्लेक की ये पोएम थी। आपको पहले एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दूँ इसमें क्या है पोएम में, कि यहाँ पे जो स्कूल बॉय है वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसे जो मॉर्निंग का टाइम है उसे बहुत प्यारा लगता है। वो जब बर्ड्स को गाते हुए देखता है, उड़ते हुए देखता है, पेड़ों को फूलों को खिलते हुए देखता है ना। जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो उसे बहुत प्यारा लगता है, परंतु उसकी मॉर्निंग का टाइम उसके लिए कुछ ही पल का होता है जब वो स्कूल के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मेरी ये जो सारी मॉर्निंग का समय है इसको मैं मिस कर देता हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बंद कमरे में रह जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे ना पढ़ने में मन लगता है, ना ही मुझे सिर्फ चिड़चिड़ापन होता है और कुछ नहीं। ना ही कोई रूम के बाहर गार्डन है, ना कुछ है, नेचर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस बंद कमरा है। और ये बंद कमरा उसे ऐसा लगता है जैसे एक पक्षी को पिंजरे में डाल दिया गया हो। वो भी क्या चाहता है, वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, परंतु उसके जो क्रूर टीचर्स हैं उसको घूरते हैं, उससे स्टिक होते हैं, उस पर पढ़ाई का जोर देते हैं। तो वो बच्चा अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी जो उसके सपने हैं उनको ख़त्म करता हुआ उसको लगता है कि जैसे एक बर्ड होती है, वो अगर खिलेगी नहीं, बाहर की दुनिया में आएगी नहीं, अगर उसको पहले ही मार दिया जाएगा तो वह क्या होगी, फ्लावर नहीं बन पाएगी, है ना। और फ्लावर नहीं बन पाएगी तो एक अच्छा फ्रूट नहीं बन पाएगी। तो वो अपना ये जो टाइम है स्प्रिंग डे का उसे बिल्कुल भी बोर होने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि उसे खुले आसमान में जीने दिया जाए। वो पढ़ने से थोड़ा क्या करता है, चिढ़ता है, या उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी पोएम ख़त्म होती है। अब हम दूसरी पोएम जो है पेज नंबर 97 पर निकालिए, इसको स्टार्ट करेंगे। द डक एंड द कैंगारू। तो स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स द डक एंड द कैंगारू आर अबाउट टू सेट अबाउट ऑन लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। दो फ्रेंड, एक तो डक और एक कंगारू जो है वो सेट आउट अ लॉन्गर प्लेजर ट्रिप। वो दोनों के बारे में बताया गया है जो कि बैठकर कहाँ जाना चाहते हैं, एक ट्रिप पर, लंबी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। द कंगारू थू हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। जो कंगारू है उसको दो हैप्पी टू कैरी, उससे क्या करता है, खुश है उसे अपनी टेल पर बैठाल कर ट्रिप पर घुमाने के लिए। किसको, डक को अपनी टेल पर बैठाल कर घुमाने के लिए खुश है। इज़ वरी ऑफ हर बैड फीट, पर वह थोड़ा घबराया हुआ है उसके गीले पाँव की वजह से। वॉट विल द डक डू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी, लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। तो क्या होता है, डक कैसे अब कंगारू को कंफर्टेबल फील कराता है और लैंड एंड सी पे, ओवर लैंड एंड सी। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं इस पोएम को पढ़कर। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. अब देखिए यहाँ पे डक कंगारू को कहती है कि तुम तो बहुत ही ग्रेसियस हो, तुम
तुम कूदते हुए जाते हो हैं इस ओवर द फील्ड के ऊपर, फील्ड पर और वाटर पे भी, लैंड पे भी, और तुम वाटर पे भी आराम से जा सकते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप माई लाइफ इज़ ए बोर इन द नेस्टी पॉन्ड। तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो और तुम रुकते नहीं हो। तुम कहीं पे भी ऐसे, यदि तुम चाहो भी तो तुम रुक नहीं सकते, परंतु मेरी लाइफ जो है बहुत बोरिंग है। कहाँ पे? इस नेस्टी पॉन्ड में, मतलब कि सड़े हुए से तालाब में मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। और एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड को तुम्हारे साथ लॉन्ग जाना चाहता हूँ, लंबा जाना चाहता हूँ तुम्हारे, और इस वर्ल्ड को देखना, पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। मेरी विश है कि मैं तुम्हारी तरह ही हॉपिंग करूँ, कूदूँ। सेड द डक टू द कैंगारू। कंगारू ने डक ने कंगारू से कहा। तो यहाँ पे कंगारू जो है डक जो है वो कंगारू से कह रहा है कि तुम कंगारू, तुम अपना हॉपिंग कितने अच्छे से कूदते हो, सब जगह चले जाते हो, वाटर पे भी, लैंड पे भी, है ना, और कभी भी रुकते नहीं हो। लेकिन मैं तो सिर्फ इस पॉन्ड में, एक सड़े हुए से तालाब में ही रहता हूँ, मैं कहीं तुम्हारी तरह हॉप भी नहीं कर सकता। तो मेरी विश है कि मैं तुम्हारी तरह हॉप करूँ। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. Please, आगे देखिए कि जो डक है वो कह रही है कंगारू से कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठा लो और मुझे घुमाओ। सैड द डक टू द कंगारू। किसने कहा? प्लीज़ तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर राइड करवाओ। डक ने ऐसा कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मैं तो बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी और कुछ भी नहीं कहूँगी सिवाय क्वैक के। डक क्वैक करती है ना, तो वो सिर्फ क्वैक करने के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। द whole of the long day through and we go to the dee and the jelly boli over the land and over the sea. Please take me on ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब देखिए, द होल ऑफ द लॉन्ग डे, पूरा दिन मैं क्या करूँगी? द होल डे ऑफ द लॉन्ग डे थॉट, पूरे दिन सोचूंगी। एंड वी डू गो टू द डी, और हम कहाँ जाएंगे? डी पर जाएंगे, जैली बोली पर जाएंगे, ओवर द लैंड पर जाएंगे, ओवर द सी पर भी जाएंगे, समुद्रों में भी जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड, प्लीज़ मुझे अपने राइड करवा दो। ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू से डक ने कहा कि मैं, है ना, पूरे दिन सोचेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, पूरे दिन सोचते होंगे कि कहाँ हमें घूमना है। डी पर जाएंगे हम, जैली डू भी, ये जो जैली बोली है ना, ये एक प्लेस का नेम है। तो यहाँ डी पर भी जाएंगे, जैली बोली पे भी जाएंगे, ठीक है, लैंड पर भी जाएंगे, फिर इसके बाद हम तालाब, मतलब समुद्र पर भी जाएंगे। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मुझे राइड करा दो। किसने कहा? डक से कंगारू ने, डक ने कंगारू से कहा। Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the मैटिस सैड द कंगारू। अब देखिए, सैड द कंगारू, कंगारू ने डक से कहा तुम्हारी जो रिक्वायर्ड है उसमें लिटिल रिफ्लेक्शन है, तो तुम्हारी जो रिक्वायर्स है वो मैं पूरी करूँगा, है ना, परंतु होल इट माइट ब्रिंग मी लक, ये तुम्हें, जैसे तुम्हारी जो रिक्वायर्ड है उसे मुझे पूरा करना मेरे लिए लक की बात होगी। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है, विच इज, जो कि ये है, यदि तुम लेट मी स्पीक सो बोल्ड योर फीट आर। अब वो बताता है कि यदि
तुम मुझसे बोल रही हो, जैसे बोल्ड होकर बोल रही हो, ये सब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे जो रिक्वायर्ड है उसे मैं पूरा करना मेरी किस्मत की बात है। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, वो ये है, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी द रूमेटिज। कि तुम्हारे जो फीट हैं, जो पैर हैं, वो अनप्लेजेंटली कैसे हैं, वेट हैं और बहुत ठंडे हैं। एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी द रूमेटिज, और अगर मैं तुम्हें इस तरीके से बैठा लूँगा अपने ऊपर या कुछ भी, तो मेरे को क्या होगा, रूमेटिज्म हो जाएगा। मैटिज्म होता है बच्चों, ये एक बीमारी का नाम है, रूमेटिज्म। तो वो कहता है अगर मैंने तुम्हारे जो गीले गीले पाँव हैं वो मेरे को लगेंगे, टच करेंगे, और उससे क्या होंगे, वो बहुत ठंडे हैं और इसकी वजह से मुझे ठंड लग जाएगी, तो मुझे क्या हो जाएगा, रूमेटिज्म हो जाएगा, कंगारू ने कहा। Said the duck, डक ने कहा, as I sat on the rock, I have thought over that completely। अब वो कहती है कि डक कहती है कि मैंने तो ये इस बारे में पहले से ही सोच लिया था बहुत अच्छे से, किस पर, रॉक पर बैठते समय। एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ रोस्टेड सॉक्स। मैंने इसीलिए पहले से ही, मैंने इस बारे में पहले ही सोच रखा था, इसलिए मैंने पहले से ही 4 पेयर्स खरीद लिए थे, किसके, रोस्टेड सॉक्स के, रोस्टेड यानी वुलन सॉक्स के, ऊनी सॉक्स के 4 पेयर्स खरीद लिए थे, विच फिट माई वेब फीट नीटली, और जो कि मेरे जो ठंडे पैर हैं ना, गीले गीले पैर, वो कैसे रहेंगे, वेब फीट नीटली, मैं उसमें फिट हो जाऊंगी, वो मेरे जो सॉक्स हैं वो मेरे पैरों को फिट कर लेंगे, मतलब कि उसमें मेरे पैर फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लॉक, और इस ठंड से बचने के लिए मैंने क्या खरीद लिया है, क्लॉक खरीद लिया है। क्लॉक मीन्स होता है ओढ़ने के लिए, है ना, तो ओढ़ने के लिए मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, तो रोज़ाना मैं, एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, मैं रोज़ाना क्या करूँगी, स्मोक करूँगी, सिगार वगैरह होते हैं ना, तो उसका धुआं लूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, तो मैंने तुम्हारे लिए सारे के सारे खुद ही सारे की सारी डिस्कशन फॉलो कर लिए, मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने ले ली हैं, तो डियर कंगारू मुझे राइडिंग पर ले चलो। सेड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल देयर डक सिट स्ट्रेट एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। अब कंगारू ने कहा कि ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ, हम कब चलेंगे, हम चलेंगे मूनलाइट पेल पे चलेंगे, बट टू बैलेंस मी वेल, पर तुम अच्छे से बैलेंस मुझ पर बनाए रखना। डियर डक सिट स्टीडी, तुम क्या करना, ठीक से बैठना। और सो अवे दे वेंट विद द होप, सॉरी एक लाइन रह गई, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम कहाँ बैठना, मेरी टेल पर, मेरी पूंछ के एंड में बैठना, कस के ढंग से बैठना। सो अवे दे वेंट विद द होप एंड बाउंड, एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times round, and who is so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। तो सो अवे दे वेंट विद द होप, वह ऐसे होप करते हुए आराम से बैठ जाती है और वह होप करते हुए उछलते हुए चल जाते हैं, और पूरे वो क्या करते हैं, एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, कितनी बार, 3 times राउंड मारते हैं। एंड हु सो हैप्पी, और कौन हैप्पी है, ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, वो कौन, वो है डक या कंगारू, वो कौन है, डक है या कंगारू है। तो इस तरीके से आपकी पोयम ख़त्म होती है यहाँ पे। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म हुई। आपको ये पोयम कैसी लगी बताइएगा। ये हमारी एडवर्ड लियर द्वारा पोयम लिखी गई है। तो यहाँ हमारी पोयम ख़त्म होती है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।